वीडियो लेक्चर सीरीज के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के 7th बी सेगमेंट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी या एनर्जी ऑफ असेंबली ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम या एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। इससे पहले वाले वीडियो सेगमेंट में भी इसी टॉपिक पर बात हुई थी, लेकिन उसमें डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम था, ऐसा पार्टिकल सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिना जा सकता हो। पिछले टॉपिक में हम लोग इस तरह पढ़े थे, पिछले वीडियो में सेगमेंट में, कि उसमें मान लो ये सिस्टम है, इसमें एक पार्टिकल Q1 है, दूसरा पार्टिकल Q2 है, तीसरा पार्टिकल Q3 है। सब यूनिफॉर्म इक्वली सिमिलरली चार्ज हो सकते हैं, डिसिमिलरली चार्ज भी हो सकते हैं, लेकिन इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जिनकी संख्या सीमित है, जिनका नंबर गिना जा सकता है, उन्हें इन्फिनिटी से इस कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में, इनिशियली वो कहाँ थे तो इन्फिनिटी पर थे, इन्फिनिटी से इस कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क हुआ ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन, उस वर्क डन के निगेटिव वैल्यू के बराबर होती है इस असेंबली की, इस स्ट्रक्चर की, इस कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा हम लोग पिछले वीडियो सेगमेंट में पढ़े थे या जाने थे या कहो डिस्कस किए थे, कि जिसमें 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 10 पार्टिकल या गिनती के डिस्क्रीट पार्टिकल्स, उन पॉजिटिवली चार्ज, सिमिलरली चार्ज, अपोजिटली चार्ज जैसे भी हों, सबका रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन इन्फिनिटी था, और उस इन्फिनिटी से इस कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में म्यूचुअल अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स के कारण जो भी वर्क डन हुआ होगा, उस वर्क डन का निगेटिव वैल्यू होता है इस सिस्टम की इंटरैक्शन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एसोसिएशन या एनर्जी ऑफ असेंबली या एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। इस टॉपिक में इस वीडियो में देखना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल गिना तो नहीं जा सकता, बट चार्ज इज आइदर स्प्रेड ओवर ए लेंथ और स्प्रेड ओवर एन एरिया और स्प्रेड ओवर ए वॉल्यूम। तो वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के फॉर्मेशन में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, उनको इन्फिनिटी से या रेफरेंस लोकेशन से प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन के कारण जो वर्क डन हुआ होगा, उस वर्क डन का निगेटिव वैल्यू उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। उसके लिए थोड़ा सा ये पहले वाला पॉइंट को रिविजिट करते हैं, रिवाइज करने से बेटर हो रिविजिट थोड़ा सा, और तब हम लोग टॉपिक पर आएंगे जिसमें कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचेंगे। किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की, चाहे वो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम हो या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों ही परिस्थिति में उसकी पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन या एनर्जी ऑफ एसोसिएशन डिफाइन negative value of work done in bringing negative value of work done in bringing constituent particles, constituent charged particles, वो दोनों सब के सब पॉजिटिवली चार्ज हों या निगेटिवली चार्ज हों, कंस्टिट्यूएंट्स चार्ज पार्टिकल्स को इन्फिनिटी यानी रेफरेंस पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक लाने में जो वर्क होगा, उसके निगेटिव वैल्यू को, निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग कंस्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन टू द present configuration यहाँ एक चीज देखने का है, निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मगर वर्क किसकी वजह से, वर्क डन किसके कारण, तो वर्क डन ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन इन ब्रिंगिंग the constituent particles, charges,
particles from reference configuration to the present configuration. Normally इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन इन्फिनिटी माना जाता है, यानी ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1, Q2, Q3, Q4 और भी जितने, उन सब को इन्फिनिटी से इस लोकेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में जो फोर्स वर्क होगा उस वर्क डन का निगेटिव वैल्यू इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ऐसा हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि और वो वर्क किसकी वजह से होगा, तो उनके आपस के रिपल्सन या अट्रैक्शन की वजह से। अगर वो सब सिमिलरली चार्ज हैं तो पास लाने में रिपल्सन होगा, वर्क डन निगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी चेंज पॉजिटिव। अगर वो अपोजिटली चार्ज हैं तो पास आने में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन का वर्क डन पॉजिटिव होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा। दोनों ही सिचुएशन में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, whether it is attraction or repulsion, in bringing the constituents from reference location and configuration to the present location and configuration is called electrostatic interaction energy or electrostatic potential energy. और ये definition valid है whether the system consists of discrete particles, गिने हुए particles हों जिनको गिन सकते हो आप, या फिर continuous charge distribution हो। दोनों ही केस में the same definition is कि negative value of work due to mutual electrostatic repulsion or attraction interaction in bringing the constituent particles, whether their number is discrete, definite or infinite, from reference configuration to present configuration is called potential energy of the system. अब सबसे पहले पिछले वीडियो में हम लोग 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए एक फार्मूला डेवलप किए थे, वही फार्मूला अब अप्लाई करेंगे ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। तो एक बार उस 2 पार्टिकल फार्मूला को फिर से रिविजिट कर। ए बी यहाँ एक 2 पार्टिकल चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है जिसमें एक चार्ज है Q1 और दूसरा Q2 और बीच का प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में सेपरेशन L मीटर्स है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के फॉर्मेशन में हम सोच सकते हैं इस तरह भी कि पहले इनिशियली ना यहाँ Q1 था ना Q2 था। फर्स्ट ऑफ ऑल जब Q1 इन्फिनिटी से लाया गया होगा तो पहले से कोई चार्ज नहीं था, इसलिए फील्ड नहीं था, इसलिए कोई वर्क डन नहीं हुआ होगा। उसके आ जाने के बाद सराउंडिंग में फील्ड भी है, फोर्स भी है Q1 की वजह से। अब जो हम Q2 लाएंगे और अगर सिमिलरली चार्ज है तो रिपल्सन होगा और अपोजिटली चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, और इसके कारण Q2 को लाते समय वर्क डन निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। उसी वर्क डन के जो भी वैल्यू हो के निगेटिव वैल्यू को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम कहेंगे। इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं, देखिए पोटेंशियल कहाँ पर, तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू द चार्ज, ड्यू टू द फील्ड, चार्ज की वजह से नहीं पोटेंशियल एट बी ड्यू टू द फील्ड ऑफ चार्ज एट ए, ये वी बी ए बराबर होगा पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला से इतना क्या, जूल पर कूलम या वोल्ट, जिसका फिजिकल मीनिंग ये निकलता है कि जब एक कूलम चार्ज पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाएंगे उसमें जो वर्क डन होगा उस वर्क डन का निगेटिव वैल्यू इस पॉइंट का पोटेंशियल है बी का, एक कूलम चार्ज। अगर 2 कूलम चार्ज आएंगे तो वर्क डन का निगेटिव वैल्यू इसका दुगुना होगा, और अगर 3 कूलम चार्ज लाएंगे तो इसका तिगुना होगा। तो अगर Q2 कूलम चार्ज लाएंगे तो कितना गुना होगा, उसी को हम एनर्जी कहेंगे। एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इज Q2 मल्टीप्लाइड बाई VBA, यानी 1/4 पाई Q1 Q2 बाई L। इस तरह इस 2 पार्टिकल सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी का फॉर्मूला जो पिछले वीडियो में एस्टैब्लिश किए थे वो यही हुआ। इसी का हम अभी यूज करेंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें लगातार मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एनी 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए यही फॉर्मूला होगा, इसका यूनिट होगा जूल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली इज पोटेंशियल पर यूनिट। पोटेंशियल क्या है, इट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यहाँ पर ये दोनों चार्ज में से एक को रोक कर दूसरे को लाया जाए, या फिर दोनों ही इन्फिनिटी पर थे
और वहां से लाया जाए सेपरेशन में, उसमें जो टोटल वर्क डन होगा उसका निगेटिव वैल्यू यही है पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम इज जस्ट इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/L। ये एनर्जी ऑफ एसोसिएशन ऑफ दिस टू पार्टिकल है। ये एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम जिसमें दो पार्टिकल Q1 एंड Q2 है, इसको जूल से नापेंगे। यूनिट है जूल, एनर्जी है तो यूनिट होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये पॉजिटिव आया है। देखिए अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो पास लाते समय रिपल्सन, तो वर्क डन निगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। अगर दोनों चार्ज निगेटिव है तो पास लाते समय रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन मतलब बाहर की तरफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अंदर, तो वर्क डन निगेटिव होगा। वर्क डन निगेटिव कहाँ से? याद कीजिए वर्क का फॉर्मूला F.S यानी Fs cos थीटा। तो जब अपोजिट है, फोर्स बाहर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है, तो वर्क डन निगेटिव है, तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव। इसलिए दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो तो ये पॉजिटिव होगा। एक प्लस और एक माइनस होगा तो आते समय अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के कारण फोर्स अंदर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी अंदर हुआ है, तो वर्क डन पॉजिटिव। तो उसके आगे माइनस डालो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निगेटिव, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा। वर्क डन अगर खुद पॉजिटिव है तो आगे माइनस, तो पोटेंशियल चेंज निगेटिव। इसलिए सिंपल समझिए, दोनों सिमिलर चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। ये फॉर्मूला हम पिछले ही वीडियो में एस्टेब्लिश कर चुके हैं, वीडियो लेसन में, जिसमें टू पार्टिकल सिस्टम के फॉर्मेशन में जो टोटल एनर्जी खर्च हुई वो एनर्जी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। मगर सवाल है प्लस एनर्जी का क्या मतलब है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस होने का मतलब है कि जब उसे पास लाया गया होगा, बाहर से एनर्जी दी गई होगी तो वर्क करना पड़ा होगा, और अब माइनस होने का मतलब है जब वो पास लाया गया होगा एनर्जी उससे निकली होगी। So during the process of attraction, when the two particles come closer, they gets accelerated, they acquire kinetic energy, so they lose their potential energy. If they are similar charges, वो पास लाए जाते हैं, उनके बीच रिपल्सन होता है, उसके विरुद्ध बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए सिमिलर चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस में है, उनमें दूर जाने की टेंडेंसी है, और डिसिमिलर अपोजिट नेचर के सिस्टम की एनर्जी माइनस में होगी। तो ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हुए अब इस लेसन का जो मेन टॉपिक है कि एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल एरियल चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, और उसके बाद फिर अगला टॉपिक वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये जो है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी और या एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव स्फेरिकल एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से सुनिए, हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी? ऑफ यूनिफॉर्म, बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पॉजिटिव यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस हो, माइनस भी हो सकता है, स्फेरिकल यानी स्फीयर के ऊपर सतह पर हो, एरियल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, सिर्फ सरफेस पर हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई रीजन है, सरफेस है, स्फेरिकल है, उसके सरफेस पर क्यू कूलम ऑफ चार्ज बराबर से स्प्रेड है, उससे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन या एनर्जी ऑफ असेंबली या निगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल वर्क दैट मे हैव बीन डन इन ब्रिंगिंग द कंस्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल्स टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल पॉजिटिव एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये है स्फेरिकल सरफेस, या मान लो कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, वो उससे कोई बहस नहीं है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि देयर इज अ मटेरियल स्ट्रक्चर हु इज होल्डिंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव एरियल स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो इंसुलेटर है, कंडक्टर हो, कोई और क्रिस्टल हो, उससे कोई मतलब नहीं। देयर इज अ मटेरियल स्ट्रक्चर होल्डिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए मैनर दैट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म पॉजिटिव स्फेरिकल एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये पदार्थीय संरचना से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये कोई ना कोई पदार्थ तो होगा जिसकी वजह से इसके बाहरी सतह पर यूनिफॉर्म पॉजिटिव स्फेरिकल एरियल
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, जिसमें टोटल चार्ज हो सकता है Q नॉट हो, बट इनिशियली इस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। प्रारंभ में इस पर कोई चार्ज ही नहीं था। तो जब प्रारंभ में कोई चार्ज नहीं था इनिशियली, तो इस r रेडियस के स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेशन में फर्स्ट एलिमेंट्री चार्ज जो dq आया होगा उसको किसी ने रिपेल नहीं किया होगा, कोई वर्क नहीं हुआ होगा, कोई एनर्जी नहीं। लेकिन उस dq के आ जाने के बाद जब अगला एलिमेंट्री चार्ज dq लाए होंगे तो इसने रिपेल किया होगा। इन दोनों के आ जाने के बाद जब तीसरा एलिमेंट्री चार्ज लाए होंगे तो इन दोनों ने रिपेल किया होगा, और तीनों के आ जाने के बाद जब चौथा एलिमेंट्री चार्ज लाए होंगे तो सब ने रिपेल किया होगा। तो आखिरी एलिमेंट्री चार्ज जो इस सरफेस पर आया होगा उसको सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन का सामना करना पड़ा होगा। द टोटल वर्क दैट मे हैव बीन डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी हम नहीं ले रहे, बाय द फील्ड फोर्सेज इन ब्रिंगिंग द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्री चार्जेस वन बाय वन और बिट बाय बिट ऑन दिस यूनिफॉर्म and spherical surface to form a uniform spherical positive charge distribution। यानी इस शुरू में t बराबर 0 पर इस पर चार्ज का अमाउंट 0 है, और अंत में t बराबर लॉन्ग टाइम चार्ज का अमाउंट q नॉट है। बीच में एट एनी मोमेंट हम ले रहे हैं, एट एनी मोमेंट इसी समय t बराबर t पर इस पर चार्ज का अमाउंट है qt। जब हम चार्जिंग प्रोसेस शुरू किए होंगे, जब चार्ज का अकुमुलेशन क्रिएट कर रहे होंगे, तो उस समय सबसे पहला एलिमेंट्री चार्ज जब लाए होंगे, पहले से तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो नो रिपल्सन। लेकिन जब आखिरी एलिमेंट्री चार्ज ला रहे होंगे तो पहले से Q नॉट चार्ज होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्सन का सामना करना पड़ा होगा, सबसे ज़्यादा निगेटिव वर्क हुआ होगा, सबसे हायर एनर्जी लगी होगी। आखिरी एक दीवार की तरह सोचिए कि उस पर जब पहली ईंट रखी जाती है तो ग्राउंड टू ग्राउंड ट्रांसफर होता है, नो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। लेकिन जब टॉप पर आखिरी ईंट रखी जाती है तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन रेजिंग द ब्रिक टू द टॉप पोजिशन। ठीक उसी तरह से जब आखिरी एलिमेंट्री चार्ज इस पर आएगा तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन का सामना होगा। हमें कैलकुलेट करना है बिट बाय बिट जो चार्ज लाया गया है उसमें जो टोटल वर्क डन हुआ है उसके लिए अभी किसी समय हम बीच में ले लिए t बराबर t पर, और तब देखते हैं कि इस समय पोटेंशियल कितना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कहाँ से लाएं? तो इससे 2 या 3 वीडियो लेसन पहले हम लोग यूनिफॉर्म स्फेरिकल, एक दो ही जस्ट पहले वाले की बात है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इंटेंसिटी और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। ये यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और t बराबर t पर, जो स्टार्टिंग टाइम भी नहीं है और अंतिम भी नहीं है, फाइनल भी नहीं, t बराबर t पर, t बराबर t देखिए यहाँ, t बराबर t पर चार्ज का अमाउंट है q। तो उस समय इस सरफेस पॉइंट का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होगा 1/4πε0 q/r। उस समय इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना होगा। तो सरफेस का पोटेंशियल इतना होने का मतलब क्या बनता है? सरफेस का पोटेंशियल इतना जूल पर कूलम होने का मतलब या वोल्ट होने का मतलब है कि अभी इस सरफेस पर इन्फिनिटी से अगर 1 कूलम चार्ज लाया जाएगा तो वर्क डन भी जूल होगा, और इसी समय अगर 2 कूलम लाया जाएगा तो वर्क डन 2 भी जूल होगा। लेकिन होता यहाँ क्या है कि चार्ज जो आएगा वो सरफेस पर अकुमुलेट हो जाएगा, और उसके अकुमुलेशन से इस पॉइंट का पोटेंशियल फील्ड स्ट्रांग होगा सराउंडिंग का, और पी पॉइंट का पोटेंशियल राइज कर जाएगा। इसलिए हर एलिमेंट्री चार्ज के एडिशन के बाद इस पॉइंट का पोटेंशियल लगातार बढ़ता जा रहा है। सो अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग में अलग अलग वर्क होगा। पहला एलिमेंट्री चार्ज जब आया होगा तो पोटेंशियल 0 था, सो नो वर्क इज डन। अगला एलिमेंट्री चार्ज आया होगा तो पोटेंशियल रेज हो चुका था, उसके बाद वाला एलिमेंट्री चार्ज लाएंगे तो पोटेंशियल और राइज हो चुका था, और अभी वाला एलिमेंट्री चार्ज लाएंगे तो उसके बाद फिर पोटेंशियल राइज हो जाएगा। सो इसलिए इस पॉइंट का, पी पॉइंट का, ये जो पी है या सरफेस माने इस पी पॉइंट का पोटेंशियल वेरिएबल है। और वेरी किस तरह कर रहा है? तो पी का वैल्यू चार्ज के बढ़ने से पी का पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो एट एनी मोमेंट जब पोटेंशियल इतना है तो डी क्यू एलिमेंट्री चार्ज लाने में वर्क कितना होगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ वी डी क्यू, माइनस ऑफ वी डी क्यू, माइनस साइन के साथ, क्योंकि याद है निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल,
तो फिर वर्क इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। अब इस V का वैल्यू यहाँ से रखते हैं और इस समय जब उस पर Q चार्ज पहले से है, जब उस सरफेस का पोटेंशियल V दिया हुआ है, तब वर्क डन कितना होगा ये निकालने के लिए देखिए। तो यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा dW बराबर माइनस 1/4πε0 Q dQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R। और ये कहाँ से आया? यही वैल्यू रखें, ये देखिए ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू इसी को यहाँ रख दें, ये V का एक्सप्रेशन। तो V गुना DQ, तो यहाँ हो गया लिखा। अब जो जो चार्ज ऐड होता जा रहा है इसका पोटेंशियल राइज होता जाएगा और वर्क पर यूनिट चार्ज बढ़ता जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल वर्क डन को और देखेंगे कि कितना टोटल वर्क होता है। तो इसके लिए इंटीग्रेशन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है। किस प्रोसेस में? तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, इस सिस्टम के फॉर्मेशन के प्रोसेस में। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 R Q dQ और इंटीग्रेशन। शुरू में इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज का अमाउंट 0 था, तो यहाँ पर रख दिए 0। और उस समय वर्क डन कितना? तो शुरू हुआ था इसलिए वर्क डन भी हो गया 0। अब चार्ज का अमाउंट फाइनली अल्टीमेटली Q0 है, तो टोटल वर्क डन W। तो ये हो जाएगा वर्क डन dW का इंटीग्रल, मगर यहाँ पर लिखना पड़ेगा Q के पावर है तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 और 0 से Q0। इस स्फेरिकल सरफेस पर Q0 अमाउंट ऑफ चार्ज को लाने में टोटल वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक म्यूचुअल रिपल्सन के कारण कितना हुआ, इसे यहाँ लिखते हैं। ये वर्क डन टोटल हो जाएगा माइनस ऑफ Q0 का स्क्वायर 8πε0 R। 8 से घबराइए नहीं, यहाँ 2 हो गया है, 1 + 1 = 2 और 2 से 4 मल्टीप्लाई हुआ। ये हो गया निगेटिव वैल्यू ऑफ, ये क्या है? ये वर्क डन है। किसके मामले में? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q0 टू रेज द पोटेंशियल अप टू V0 टू फॉर्म द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। इतना वर्क हुआ। इसी वर्क डन किसकी वजह से वर्क हुआ? बाहर से जो हम एजेंसी अप्लाई की उसके कारण नहीं। वर्क डन ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ई क्यों हुआ होगा? तो सबसे पहला चार्ज जब एलिमेंट्री आया होगा तो पहले से तो यहाँ कोई चार्ज नहीं था, इसलिए कोई रिपल्सन नहीं हुआ। उसके बाद जो एलिमेंट्री चार्ज आया होगा उसके बीच रिपल्सन होगा, उसके बाद जो आया होगा उस पर और स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, और आखिरी एलिमेंट्री चार्ज जब लाए होंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा। इन सब में जो थोड़ा थोड़ा और बढ़ता हुआ वर्क हुआ, उन सभी वर्क डन का जोड़ ये वर्क। इसलिए इस डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से इस वर्क डन का निगेटिव वैल्यू इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल एरियल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म स्फेरिकल एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गई एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, एनर्जी ऑफ असेंबली, एनर्जी ऑफ एसोसिएशन और एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल एरियल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी एक पार्टिकल को किसी स्पेस पॉइंट पर रखें और वो पार्टिकल चार्ज हो तो उसमें कितना वर्क हुआ लाने में? कोई वर्क नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पहले से फील्ड नहीं था। लेकिन उसी पॉइंट पर एक और एलिमेंट्री चार्ज लाए तो रिपल्सन होगा। दोनों के आ जाने के बाद तीसरा लाएंगे तो और स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, तीसरा के आ जाने के बाद चौथा लाएंगे तो और स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो आना है 10 कूलम 12 कूलम जो भी, उसका आखिरी एलिमेंट्री चार्ज जब आया होगा तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्सन होगा। इन सब लाने में जो बिट बाय बिट लाए हों उसमें जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन का निगेटिव वैल्यू उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, एनर्जी ऑफ असेंबली या जस्ट एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन कहते हैं। कुछ किताब में उसे सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं। तो ये एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। ये स्फेरिकल है, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एक केस और देखना है जिसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसी में एक और केस देख लेते हैं कि एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक स्फेरिकल का हुआ और उसके पोटेंशियल एनर्जी ये हुई। अब इसी स्फेयर में अगर वॉल्यूम भर दिया जाए, चार्ज क्लाउड हो,
मटेरियल स्ट्रक्चर की बात नहीं है कि इंसुलेटर है कि कंडक्टर है, बस उस ज्योमेट्रिक स्पेस में चार्ज भरा हुआ है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म है। तो उस यूनिफॉर्म स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेशन में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट मे हैव बीन डन इन ब्रिंगिंग द कंस्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द रेफरेंस लोकेशन, जो नॉर्मली इन्फिनिटी में आया जाता है, टू द प्रेजेंट लोकेशन, यही अभी निकालना है अगले टॉपिक में, इसी वीडियो सेगमेंट में। ये है एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म, यहां देखिए, यूनिफॉर्म स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक स्फेयर है, स्फेयर नहीं है, कोई मटेरियल स्ट्रक्चर नहीं है, स्फेरिकल सरफेस वॉल्यूम है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है। एक स्फेरिकल सिस्टम है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। उस स्फेरिकल सिस्टम के फॉर्मेशन में टोटल एनर्जी, जो टोटल वर्क हुआ होगा, उसी वर्क को कैलकुलेट करना है। ये हम लोग माने ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इस पर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल वॉल्यूम लिखते हैं, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल वॉल्यूम लिखिए, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल वॉल्यूम कितना है। तो देयर इज ए स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक वॉल्यूम में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है और मटेरियल स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट चार्ज क्लाउड है। तो रेडियस हो गया ऑफ स्फेरिकल वॉल्यूम, स्फेरिकल वॉल्यूम देखिए कितना आता है, बराबर है कैपिटल आर, मीटर में नापेंगे। तो इस तरह वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा V बराबर, ये वॉल्यूम V पोटेंशियल से कंफ्यूज ना हो, 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर हो गया उसका स्फेरिकल वॉल्यूम, तो उसका टोटल एनर्जी वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो चार्ज का अमाउंट कितना है, पॉजिटिव चार्ज, तो मान लो चार्ज बराबर है कैपिटल Q नॉट कूलम। तो इस यूनिफॉर्म स्फेरिकल वॉल्यूम में Q नॉट चार्ज बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये Q नॉट चार्ज है जो R रेडियस के स्फेरिकल वॉल्यूम में बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें निकालनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लिखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप इसे रो से भी लिख सकते हैं, बराबर होगा Q नॉट 4/3 पाई आर क्यूब, इसका यूनिट होगा कूलम पर क्यूबिक मीटर। ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फेरिकल वॉल्यूम। इस आर रेडियस के स्फेरिकल वॉल्यूम में जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डेंसिटी इतनी हो गई। अब हमें इस स्फेरिकल वॉल्यूम पर मान के चलेंगे कि चार्ज के यहाँ कोई नहीं था, एन एलिमेंट्री चार्ज बिट बाय बिट ऐड होता गया और हर एडिशन में वर्क होना पड़ा और टोटल वर्क डन कितना हुआ यही कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहले इसके अंदर एक हम लोग स्मॉल आर रेडियस का एक वॉल्यूम लेते हैं, वो अलग साइज का स्मॉल आर रेडियस का, वो स्मॉल आर रेडियस का वॉल्यूम है ये वाला, जिस पर सरफेस पर पॉइंट P है। तो एलिमेंट्री वॉल्यूम स्फीयर एंड एलिमेंट्री ना कह के कहो, देयर इज ए वॉल्यूम स्फेरिकल वॉल्यूम जिसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल आर, जो 0 से बड़ा है और कैपिटल आर से छोटा है, जो टोटल है उस वॉल्यूम से कम है और 0 से बड़ा है। तो देयर इज ए स्फीयर, इसको नाम देते हैं A, B और C, ABC ऑफ रेडियस, और उसका रेडियस कितना है, तो उसका रेडियस बराबर है स्मॉल आर के। तो उस स्फीयर के अंदर चार्ज का अमाउंट क्या होगा, तो चार्ज का अमाउंट होगा रो बाई 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो रो है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो कूलम है। तो इस स्मॉल आर रेडियस के वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो इतना है। इसको कूलम की यूनिट से हम लिखेंगे, कूलम, इस तरह से स्मॉल आर रेडियस के वॉल्यूम में Q अमाउंट ऑफ चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम के सरफेस पर यानी पॉइंट P का पोटेंशियल निकालना है।
जो हम लोग पहले निकाले हैं कि स्फेरिकल चार्ज वॉल्यूम के सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो सरफेस पर पोटेंशियल निकालिए, इस सरफेस पर पॉइंट P पर पोटेंशियल, जबकि चार्ज का अमाउंट दिया हुआ है। तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्मॉल q, उसके सरफेस पर पोटेंशियल बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल q बाई स्मॉल r, जहाँ स्मॉल q इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जो चार्ज के एडिशन होने पर बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते कैपिटल R की पोजीशन तक जाएगा। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल हो गया जूल पर कूलम। और पोटेंशियल किसको कहते हैं? तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क दैट मे हैव बीन डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज और स्ट्रेस चार्ज फ्रॉम रेफरेंस लोकेशन टू द प्रेजेंट लोकेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट। तो इस सरफेस वाले पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है। स्मॉल q का वैल्यू चाहिए तो रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते, स्मॉल q का वैल्यू अलग ही रहने देते हैं। यहाँ पर जैसे डेंसिटी है या रख दीजिए स्मॉल q का वैल्यू, देखिए उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और स्मॉल q का वैल्यू होगा रो 4/3 पाई r3। ये इतना हो गई पोटेंशियल। बाकी इसमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है 4 पाई, यहाँ भी 4 पाई देखिए, यहाँ ये बराबर हो जाएगा 4 पाई कैंसिल तो 3 एप्सिलॉन नॉट और रो, और r यहाँ है और r क्यूब है तो r स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका रेडियस कैपिटल R से छोटा है, जिसका रेडियस 0 से बड़ा है, सेंटर से बड़ा है और कैपिटल R से छोटा है। ये वाला शेडेड एरिया जिसको दिखा रहे हैं, ये शेडेड एरिया, ये वाला, इसके सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ हुआ, Q आ गया इतना, और आप देखिए R एक कैंसिल होगा तो R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट रहेगा, 3b और 4 पाई कैंसिल। तो ये हो गया पोटेंशियल ऑन द स्मॉल स्फेरिकल सरफेस, पोटेंशियल दिया है। तो पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल हुआ रो R स्क्वायर 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इस स्फेरिकल सरफेस पर एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज ऐड करते हैं अगर हम, तो कैसे निकालेंगे? एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज ऐड करना है और लाना कहाँ है? तो इन्फिनिटी से सरफेस को लाना है। और उसके ऊपर किस तरह से लाना है? तो एक एलिमेंट्री परत बिछा देना है यहाँ पर, ये एलिमेंट्री परत, उसकी मोटाई कितनी है? तो dr है, स्मॉल r रेडियस है ना, उसके ऊपर एक dr मोटाई की परत इस पर डालना है, ये परत, चार्ज की परत। If an additional layer of charge gets formed on this spherical volume, तो how much work is done? पहले वो चार्ज अमाउंट निकालते हैं। If an additional layer of charge, if an additional layer of charge gets added on the surface, if additional elementary layer, spherical layer, additional elementary spherical layer of charge gets accumulated, कहाँ पर? Accumulated on the sphere, स्फीयर पर एक्स्ट्रा चार्ज अक्यूमुलेट होता है, तब क्या होगा? इफ एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज गेट्स अक्यूमुलेटेड ऑन द स्फीयर, तो कितना चार्ज आएगा? तो dq बराबर होगा 4 पाई r स्क्वायर dr इंटू रो, जहाँ 4 पाई r स्क्वायर इस एलिमेंट्री लेयर का वॉल्यूम है, 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया हो गया। किसका सरफेस एरिया? इस स्फेरिकल r रेडियस के ऊपर जो एलिमेंट्री लेयर हम डालें और उसकी मोटाई है dr, इतना चार्ज ऐड हुआ। 1 कूलम चार्ज अगर हम ऐड करते तो v जूल वर्क करना पड़ता, 2 कूलम चार्ज ऐड करते तो 2v जूल वर्क करना पड़ता। dq चार्ज ऐड किए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, और वर्क निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? तो जब आप इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे तो पहले से जो चार्ज है उसको रिपेल करेगा। रिपल्सन मतलब फोर्स बाहर की तरफ, और ला रहे हैं अंदर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड है और फोर्स बाहर है तो वर्क डन निगेटिव होगा। इसीलिए अब हम वर्क डन निकालेंगे। तो देखिए वर्क डन निकालते हैं कहाँ का? तो इस सरफेस का पोटेंशियल ये है और इस पर एडिशनल चार्ज इतना लाए हैं r रेडियस के सरफेस पर, चारों तरफ से बराबर से बिछा दिए।
तो उस एडिशनल चार्ज के कारण हमें वर्क निकालना है। वर्क डन निगेटिव इसलिए होगा कि लाने में रिपल्सन का सामना है, बाहर से चार्ज आया है वो भी पॉजिटिव है, पहले से जो चार्ज सरफेस पर वो भी एडिशनल एलिमेंट्री चार्ज लाने में वर्क ये हो गया इतना माइनस वी डी क्यू डी डब्ल्यू वर्क। यहाँ माइनस वी की जगह पर रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू की जगह पर इतना लंबा चौड़ा होगा, ये डी क्यू की जगह होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर गुना रो डेंसिटी और पहले से ये पोटेंशियल हुआ सरफेस का, तो ये 4 पाई देखिए कितना आता है। हम लोग वर्क निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं कि इस एलिमेंट्री वॉल्यूम जो अंदर स्मॉल आर रेडियस का है ना, उस पर पहले से कितना चार्ज है, तो उस पर क्यू स्मॉल क्यू चार्ज है और उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो उस पर चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल चुके थे, उस पर हम एलिमेंट्री चार्ज लाए तो उसमें वर्क डन इतना हुआ। अब इसको रो एंड रो स्क्वायर 4 पाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर ये हुआ। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क ये 4 पाई रो स्क्वायर 3 एप्सिलॉन नॉट और R4 को इंटीग्रेट कीजिएगा 0 से कैपिटल R तक। यानी हमारा कंसेप्ट हम लोग का ये है कि इस स्फेरिकल चार्ज के वॉल्यूम के फॉर्मेशन में सबसे पहले सेंटर पर 0 रेडियस का वॉल्यूम था, उसके ऊपर ऐड होता गया लेयर बाय लेयर एंड वर्क मस्ट हैव बीन डन इन एडिंग एन एडिशनल लेयर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। उसी सभी वर्क का जोड़ का निगेटिव वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी, तो वही वर्क हम निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा 4 पाई रो 3 एप्सिलॉन नॉट R 5/5 रो का आगे यहाँ स्क्वायर होगा। ये हुआ वर्क डन। इन वर्क डन इन एडिंग एन एडिशनल लेयर टू फॉर्म द होल स्फीयर्स, परत दर परत ऐड करते हुए इस स्फेरिकल फॉर्मेशन में वर्क डन म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण हुआ। इस वर्क डन का निगेटिव वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वर्क डन का निगेटिव वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 15 एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 5 रो स्क्वायर। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल एरियल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये नोट कर चुके हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द यूनिफॉर्म स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग रो का वैल्यू रखते हैं, तो आ जाएगा 4 पाई R टू द पावर 5 15 एप्सिलॉन नॉट और रो की जगह होगा Q नॉट बाई वॉल्यूम कितना है, तो 4/3 पाई R क्यूब। वॉल्यूम इज 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब, तो 4/3 और इसका भी स्क्वायर है। सोचिए कितना लंबा चौड़ा आ रहा है। अब यहां लिखा जाएगा 4 पाई R 5 15 एप्सिलॉन नॉट और 9 Q नॉट स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर R टू द पावर 6। देखते जाइए, और ये कितना है, यहां पर 4 तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर से आ गया, वो अपनी जगह पर है, और 4 पाई यहाँ आ गया इतना R, देखिए R ये इतना रहने दीजिए, R 5 है और 6 है तो 1/R होगा, और ये 15 है ये होगा 15 और वहाँ 9 है 9Q नॉट स्क्वायर। ये हो गई जूल। ये एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए
कि अगर एक जगह पर पहले पॉइंट चार्ज होता, उसके बाद एक लेयर ऐड होता, फिर उसके ऊपर लेयर ऐड होता जाता, इस तरह ऐड होता जाता, और हर लेयर में सिमिलर चार्ज होता, तो पहले से जो लेयर बन चुका है उसका रिपल्सन उस पर लगेगा, और इस तरह more and more work is done, and total amount of work that may have been done in bringing the charge distribution from infinity to form this uniform spherical volume charge distribution की potential energy इतनी होगी लगभग। और इससे पहले हम लोग निकाले यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। तो इस वीडियो लेसन में हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एसोसिएशन, और फिर अगले सेगमेंट में बात होगी एनर्जी एसोसिएटेड विथ, यानी पोटेंशियल ऑफ इनसाइड द स्फेरिकल वॉल्यूम अगले सेगमेंट में देखेंगे। इस टॉपिक में बस इतना ही। ऐसे एडिशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट ये इस कॉन्सेप्ट के लिए कि एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेशन परत दर परत चार्ज के अकुमुलेट होने से हुआ हो या पार्ट वाइज पास आया हो चार्ज, जैसे भी आया हो, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट मे हैव बीन डन ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन का निगेटिव वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम है। इस बात को समझिए।